गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम पिछली क्लास में यहाँ तक पढ़ चुके थे, ठोस, द्रव और गैस पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में बात चल रही थी। तो आज हम पढ़ते हैं द्रव अवस्था और ठोस अवस्था। अपन पिछली क्लास में पढ़ चुके थे। तो द्रव अवस्था पर आते हैं। क्रियाकलाप के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। विभिन्न निम्नलिखित वस्तुओं को एकत्रित करें। तो जल, खाना पकाने का तेल, दूध, जूस, शीतल पेय वगैरह सारी चीज़ों को एकत्रित कीजिए। विभिन्न आकार के बर्तन प्रयोगशाला के एक मापक सिलेंडर की सहायता से इन बर्तनों में 50 ml पर निशान लगा लें। और ये सभी चीज़ों को एक बर्तनों में इकट्ठा करके क्या करना है आपको, 50 ml पर निशान लगा करके एक बर्तन में भरना है और 50 ml पर उन्हें बीकर में भर करके उन्हें 50 ml पर निशान लगा देना है। इन द्रवों को फर्श पर डाल दें। डालने पर क्या होगा, किसी एक द्रव का 50 ml माप कर विभिन्न बर्तनों में क्रमशः एक एक करके डालें। क्या प्रत्येक बार आयतन एक समान रहता है? इन द्रवों को फर्श पर डालेंगे तो क्या होगा, फैल जाएगा। किसी एक द्रव का 50 ml माप कर विभिन्न बर्तनों में क्रमशः एक एक करके डालें तो क्या प्रत्येक बार आयतन एक समान रहता है? तो अपन क्या करेंगे, मान लो अपन ने 50 विभिन्न प्रकार के बर्तन लिए, पात्र लिए जो प्रयोगशाला में रखे होते हैं। बीकर है, कोई परख लिए, कोई क्या है, कोई फ्लास्क है। तो इन सब को लेकर के क्या करना है, सभी पर 50-50 ml पर निशान लगा देने हैं कि 50 ml द्रव कहाँ तक पहुँचेगा उसमें, उसको टिक कर देना है। इन द्रवों को फर्श पर डाल दें। डालने पर क्या होगा, किसी एक द्रव का 50 ml माप कर विभिन्न बर्तन में क्रमशः एक एक करके डालें। क्या प्रत्येक बार आयतन एक समान रहता है? तो अपन जब द्रव को फर्श पर डालेंगे तो सीधी सी बात है, आप भी जानते हो, फैल जाएगा। किसी द्रव का 50 ml माप कर विभिन्न बर्तनों में क्रमशः एक एक करके डालें तो ऐसे डालने पर क्या होगा, पात्र बदलते रहेंगे और पात्र बदलने पर क्या होगा, किसी में सभी पात्रों में वो आयतन एक समान ही रहेगा। क्या द्रव का आकार एक समान रहता है? एक समान रहता है नहीं। द्रव जो होता है वो जिस पात्र में आप डालोगे उसी का आकार वो ग्रहण कर लेता है। तो द्रव का आकार हमेशा एक जैसा नहीं होता। द्रव को एक बर्तन से दूसरे बर्तन में डालने पर क्या यह आसानी से बहता है? तो हाँ, अब जब भी अपन एक बर्तन से दूसरे बर्तन में किसी द्रव को डालेंगे तो आसानी से एक बर्तन से दूसरे बर्तन में चला जाएगा बह करके। प्रेक्षण से हम ये पाते हैं कि द्रव का आकार नहीं लेकिन आयतन निश्चित होता है। तो इन सभी प्रेक्षण से हमें ये पता चलेगा, ये सभी क्रियाएं करने पर, कि जो द्रव होता है उसका आकार एक जैसा नहीं होता लेकिन उसका जो आयतन होगा वो निश्चित होगा। क्योंकि अपन ने क्या किया था, विभिन्न प्रकार के पात्र लिए, सभी पात्रों की जो आकृति थी वो अलग अलग थी। सभी को अपन ने 50-50 ml पर टिक भी कर दिया था। और जब एक पात्र से दूसरे पात्र में अपन ने डाला तो पानी क्या कर रहा था, उसी का आकार ले रहा था, लेकिन वो घट और बढ़ नहीं रहा था, जितना था उतना ही था। और इससे ये पता चलता है कि आकार तो बदल रहा था लेकिन जो आयतन है वो निश्चित था, आयतन नहीं बदल रहा था। जिस बर्तन में इन्हें रखा जाए तो ये उसी का आकार ले लेता है। द्रवों में बहाव होता है और इनका आकार बदलता है, इसलिए दृढ़ नहीं लेकिन तरल होते हैं। तो ये दृढ़ तो नहीं होते लेकिन तरल होते हैं और इनमें बहाव होता है, ये बह जाते हैं। और जिस भी पदार्थ में जिस भी आप पात्र में डालोगे उसी पात्र का क्या ले लेंगे, आकार ले लेंगे। क्रियाकलाप 1.4 और 1.5 में के संदर्भ में हमने देखा कि ठोस और द्रव का विसरण द्रवों में संभव है। तो पिछली कक्षाओं में अपन ने पढ़ा था, जो उसमें अपन ने ये जाना था कि जो ठोस और द्रव का जो विसरण होता है वो द्रवों में संभव होता है। ठोस चीज़ें घुल सकती हैं, जो द्रव होते हैं उनमें। वातावरण की गैसें विसरित होकर जल में घुल जाती है। तो वातावरण की जो गैसें होती हैं वो भी विसरित होकर के जल में घुल सकती है। तो क्या समझा अपन ने यहाँ पर कि जो गैसें होती है उसको भी लिक्विड में, द्रव में विसरित किया जा सकता है। आप कोका कोला की बोतल लेते हो या पेप्सी की बोतल लेते हो, उसको जब आप खोलते हो तो उसमें से क्या निकलती है, गैस निकलती है ना। तो गैस कैसे निकली, क्योंकि वो जो अंदर द्रव भरा हुआ है उसमें क्या मिला हुआ था, गैस मिली हुई थी, गैस विसरित थी। ठीक है। और पिछली कक्षाओं में अपन पढ़ी चुके हैं कि ठोस को द्रव में विसरित किया जा सकता है, क्योंकि अपन ने नमक और शक्कर को पानी में घोला था। और आप भी जानते हो ये नमक और शक्कर जो होता है जल में घोलने पर घुल जाती हैं। ये गैसें विशेषतः ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड जलीय जंतुओं तथा पौधों के लिए अनिवार्य होती हैं। तो ये जो गैसें होती हैं, जैसे कि ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो जलीय जंतु तथा पौधों के लिए गैसें बहुत ज़रूरी होती हैं, श्वसन के लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए। सभी जीवधारी अपने जीवन निर्वाह के लिए श्वास लेते हैं। तो श्वास लेना सभी को जरूरी, जितने भी जीवधारी हैं बिना सांस लिए जिंदा रह ही नहीं सकते। तो जीवन निर्वाह के लिए वो क्या करते हैं, श्वसन की क्रिया करते हैं।
जलीय जंतु जल में घुली ऑक्सीजन के कारण श्वास लेते हैं। तो जलीय जंतु जैसे मछलियाँ वगैरह होती हैं वो भी ऑक्सीजन के ही उपयोग में लेती हैं श्वास के लिए, श्वास लेने के लिए। तो जो मछलियाँ होती हैं उनमें श्वास के लिए क्या पाए जाते हैं, गिल्स पाए जाते हैं, गलफड़े पाए जाते हैं, जैसा कि आपको पता है। तो वो श्वास कैसे लेती है, गलफड़ों की सहायता से लेती है। और गलफड़े की ये विशेषता होती है कि गलफड़ों के द्वारा वो मछलियाँ जल में उपस्थित ऑक्सीजन को भी उपयोग में ले सकती हैं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि यार अपन भी तो जब ऑक्सीजन होती है तो अपने को सांस क्यों नहीं आती है? क्योंकि डिफरेंस होता है, उनके पास गिल्स होते हैं, गलफड़े होते हैं, और अपने पास जो होती है नासिका होती है और फेफड़े होते हैं। और फेफड़ों के द्वारा अपन सांस लेते हैं, और फेफड़ों की कैपेसिटी ये नहीं है कि वो पानी में सांस ले सकें। अपन ऊपर वाले बिन जो वायुमंडल है उसमें श्वास ले सकते हैं, लेकिन पानी की ऑक्सीजन का उपयोग नहीं कर सकते, इसलिए वहाँ पर हमारा दम घुटता है। इस तरह से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि द्रव में ठोस, द्रव और गैस तीनों का विसरण संभव है। तो इससे अपन को ये पता चलता है कि ठोस, द्रव और गैस तीनों को अपन मिक्स कर सकते हैं जल के अंदर। ठीक है, ठोस के रूप में अपन ने नमक और शक्कर को मिक्स किया था। द्रव के रूप में अपन जानते हैं किसी भी द्रव को किसी भी द्रव में मिक्स किया जाता है, ये तो बहुत आसान है। ठीक है, और गैसों की बात करें तो गैसों को भी मिक्स किया जा सकता है जल के अंदर। एग्जाम्पल के रूप में देखो तो आप कोई भी सोडा बोतल या कोकोला, पेप्सी वगैरह की जो कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं उनका एग्जाम्पल ले सकते हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि द्रव अवस्था में पदार्थ के कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं और ठोस की अपेक्षा द्रव के कणों में रिक्त स्थान अधिक होता है। तो ठोस की अपेक्षा जो द्रव के कण होते हैं उनके जो कण होते हैं वो ठोस की अपेक्षा दूर होते हैं। ठोस के जो कण होंगे बहुत पास होंगे, लेकिन द्रव के जो कण होंगे थोड़ा सा दूर दूर होते हैं, और इसी दूरी की वजह से उनके बीच में क्या होता है, स्थान होता है। और उसी स्थान के उपस्थित होने की वजह से जो भी चीज़ अपन उसमें मिक्स करते हैं वो आसानी से मिक्स हो जाती है और अपना स्थान वहाँ पर, वो जो स्थान है वहाँ बीच में कणों के, वहाँ पर जाकर संयोजित हो जाती है। तो ये हुई अपनी द्रव अवस्था। आइए जानते हैं गैसीय अवस्था के बारे में। तो द्रव अवस्था के बारे में अपन ने क्या देखा कि जो द्रव जितने भी होते हैं इनका आकार तो बदल जाता है, लेकिन इनका जो आयतन है वो निश्चित रहता है, और इनके कणों के मध्य स्थान होता है, जिसकी वजह से ठोस, द्रव और गैस तीनों जो पदार्थ है तीनों प्रकार के वो उसमें सही मिक्स किए जा सकते हैं, मिलाए जा सकते हैं। ठीक है, आपने कभी उस गुब्बारे वाले पर ध्यान दिया है जो गैस के एक ही सिलेंडर से बहुत सारे गुब्बारे में हवा भर देता है? उससे पता लगाएं कि इस सिलेंडर से वह कितने गुब्बारे भरता है। उससे पूछिए कि सिलेंडर से कौन कौन सी गैसें होती हैं। तो ये जो सिलेंडर वाले जो गुब्बारे होते हैं, सिलेंडर से हवा भरते हैं ये गुब्बारे वाले, वो हवा भर के आपने देखे होंगे ऊपर उड़ने वाले जो गुब्बारे होते हैं, वो उड़ने वाले गुब्बारों में क्या होता है, कैसे होता है? तो ये जो गुब्बारे वाले होते हैं ये एक ही सिलेंडर से कितने सारे गुब्बारे भर देते हैं। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि यार इसमें इतनी कितनी गैस होती है ना। तो आइए जानते हैं इसके बारे में आगे। चलो मैं शॉर्ट में आपको पहले बता देता हूँ। क्योंकि ये जो गैस होती है वो बहुत ही ज़्यादा कंप्रेस करके उसमें डाली जाती है, बहुत ही ज़्यादा प्रेशर के साथ उसमें डाली जाती है, ठूस ठूस कर कहा जा सकता है, बट ठूस ठूस कर उसके अंदर भर दी जाती है। तो इसलिए उसके अंदर जो गैस होती है वो बहुत ही अधिक मात्रा में होती है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा गुब्बारे उससे भर पाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्रियाकलाप नंबर 1.11 या 1.11। तो 100 ml की 3 सिरिंज लें और उनके सिरे को एक रबर कॉर्क से बंद कर दें, जैसा कि चित्र 1.4 में दर्शाया होता है। ये चित्र में देखते हैं 1.4। तो ये अपन एक सिरिंज ली, सिरिंज जो कि इंजेक्शंस होते हैं। तो इसमें क्या करना है, एक सिरिंज लेनी है अपन को। सिरिंज का जो आगे वाला मुंह है उसको रबर कॉर्क से अपन ने बंद कर दिया। देखो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, रबर कॉर्क से इसको बंद कर दिया गया है। ठीक है, और ये इसका पिस्टन है जिसको दबा सकते हैं अपन। और इसके खाली जो सिरिंज होती है उसके अंदर क्या होगी, हवा होगी, गैसें होंगी। तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि इसके अंदर क्या है, गैस है। तो आगे वाले मुंह को अपन ने बंद कर दिया है, पीछे वाले जो पिस्टन है वो है, और बीच में क्या है, गैस है इसमें भरी हुई है। तो आइए जानते हैं क्रियाकलाप के अंदर क्या होता है। सभी सिरिंजों के पिस्टन को हटा लें। इन सिरिंजों के पिस्टन को क्या कर लें, अपन हटा लेंगे। कुछ सिरिंजें लेंगे, उन सिरिंजों के पिस्टन को अपन हटा देते हैं। पहले जो उसका पीछे वाला पिस्टन है उसको निकाल देते हैं। पहले सिरिंज में हवा भर दें, हवा रहने दें। तो हवा उसमें जैसे अपन खोलेंगे तो उसके अंदर क्या होगी, हवा भरी होगी, जो कि नेचुरल है। खाली जगह पर हर जगह पर हवा होती है, तो उसके अंदर भी होगी।
दूसरी में जल और तीसरी में चॉक के टुकड़े भर दें। तो तीनों में अलग अलग चीज़ें, एक में तो हवा है, एक में जल भर देंगे और तीसरी में क्या भर देंगे, चॉक के टुकड़े भर देंगे। पिस्टन को वापस लीजिए, लगाएं। सिरिंज के पिस्टन की गतिशीलता आसान करने के लिए उस पर थोड़ी सी वैसलीन लगा दें। तो उसकी जो अंदर वाली सरफेस है सिरिंज का, जो पिस्टन अपन ने निकाल रखा था, उस पिस्टन पे क्या करेंगे अपन, थोड़ी सी वैसलीन लगा देंगे ताकि वो आसानी से अंदर जा पाए। अब पिस्टन को सिरिंज में डालकर संपीड़ित करने की कोशिश कीजिए। और अब क्या करें, पिस्टन को डाल करके सिरिंज में उसको अंदर दबाने की कोशिश कीजिए। तो क्या आप देखते हैं, तो आप एक चीज़ पाओगे कि जब अपन ने इस पिस्टन को दबाने की कोशिश की, तो जिसमें हवा थी ओनली, जिसमें अपन ने कुछ डाला नहीं था, उस सिरिंज का पिस्टन आसानी से दब जाएगा। और जिसमें अपन ने पानी भरा था उसमें थोड़ी दिक्कत आएगी, और सबसे ज़्यादा दिक्कत तो आएगी उसमें बिल्कुल भी नहीं दबेगा जिसमें अपन ने चॉक के टुकड़े डाले थे, क्योंकि वो एकदम ठोस था। ठीक है, आपने क्या देखा, किस स्थिति में पिस्टन आसानी से अंदर चला जाता है, तो हवा वाला जो पिस्टन है वो आसानी से अंदर चला जाता है। इतना भी अंदर नहीं जाएगा कि उसमें हवा है, और आगे का मुंह अपन ने बंद किया हुआ है। तीनों ही सिरिंजों का मुंह जो है वो अपन ने आगे से बंद किया हुआ है। अपने प्रेक्षण में से आपने क्या अनुमान लगाया? हमने देखा कि ठोसों एवं द्रव की तुलना में गैसों में संपीड़ितता काफ़ी अधिक होती है। तो गैस जो होती है उनको कंप्रेस्ड कर दिया अपन ने, वो दब पाई, लेकिन जो ठोस और द्रव हैं वो कंप्रेस नहीं हो पाए। हमारे घरों में खाना बनाने के उपयोग की जाने वाली द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी या अस्पतालों में दिए जाने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर में संपीड़ित गैस होती है। तो अपने जो घरों में जो एलपीजी गैस होती है, आप उसको, जो सिलेंडर आता है अपना गैस का, उसको अगर हिला के देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे उसमें पानी भरा हुआ है, लेकिन वो पानी नहीं होता। आप लड़ने मत लग जाना उससे, गैस वाले से, क्योंकि उसको आप हिला के देखते हो ना, तो उसमें जो गैस भरी जाती है, तो गैस इतनी ज़्यादा प्रेशर से भरी जाती है कि ये गैसें ज़्यादा प्रेशर की वजह से द्रव में परिवर्तित हो जाती है। हाँ, ये क्या होती है, द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। गैस को अगर ज़्यादा संपीड़ित किया जाए तो गैसें द्रव में परिवर्तित हो जाती है। या अस्पतालों में जो ऑक्सीजन के सिलेंडर होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन भरी जाती है आवश्यकता के हिसाब से, तो वो जो ऑक्सीजन बहुत ही ज़्यादा प्रेशर से भरी जाती है, इसलिए वो संपीड़ित होकर द्रव में परिवर्तित हो जाती है। आजकल वाहनों में ईंधन के रूप में संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी का उपयोग किया जाता है। तो वाहनों में भी संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी का उपयोग किया जाता है। आपको पता होगा कि आजकल पेट्रोल डीजल तो चलते ही थे वाहनों में, आजकल गैसों से भी गाड़ियाँ चलने लगी है, और वो जो गैस होती है वो सीएनजी होती है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। ठीक है, तो उसको संपीड़ित किया जाता है। संपीड़ितता काफ़ी अधिक होने के कारण गैसों के अत्यधिक आयतन को एक कम आयतन वाले सिलेंडर में संपीड़ित किया जा सकता है एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जा सकता है। तो संपीड़ितता के गुण के कारण गैसों को बहुत ज़्यादा संपीड़ित कर करके एक सिलेंडर में बहुत अधिक गैस भरी जा सकती है, और एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना इनको आसान होता है। तो छोटे सिलेंडर में अधिक गैस भरी जा सकती है इस गुण के कारण, संपीड़ितता के गुण के कारण। हमारी नाक तक पहुँचने वाले गंध से बिना रसोई में प्रवेश किए ही हम जान जाते हैं कि क्या पकाया हुआ है। तो बहुत बार क्या होता है, घर में हमें सुगंध से ही पता चल जाता है कि क्या घर पर आज बना हुआ है। ये गंध हम तक कैसे पहुंचती है? खाने की गंध के कण वायु में मिल जाते हैं और रसोई से फैलकर हम तक पहुंच जाते हैं। ये गंध के कारण और दूर भी जा सकते हैं। तो हम तक पहुंच जाते हैं, हमारी नाक तक ये पहुंच पाते हैं वायु में मिल करके, विसरित होकर के, और अन्य बहुत दूर तक भी ये जा सकते हैं। पके हुए गर्म खाने की महक हमारे पास तक कुछ ही क्षणों में पहुंच जाती है। इसकी तुलना ठोस एवं द्रवों के विसरण से करें तो कणों की तेज गति और अत्यधिक रिक्त स्थानों के कारण गैसों का अन्य गैसों में विसरण बहुत ही तीव्रता से होता है। ठीक है, तो गैसों का जो विसरण की प्रक्रिया है वो बहुत ही तीव्रता से होती है गैसों में। ठीक है, तो इसी प्रकार से कोई भी जो गंध है वो दूर से हम तक आ जाती है। तो यहाँ पर ये चित्र आप देख रहे हो, ठोस, द्रव और गैस, तीनों चीज़ें आपको दिखाई दे रही है, और इसको यहाँ पर जूम करके बताया हुआ है। ठोस जो हैं इनके जो कण होते हैं एकदम व्यवस्थित होते हैं, एकदम पास होते हैं, सटे हुए होते हैं सबसे ज़्यादा, जो कि ए चित्र में दिखाया हुआ है। देखो ये कण एकदम पास है, ठोस के अंदर होते हैं। दूसरी अगर अपन बात करें द्रव, जो लिक्विड्स होते हैं, उन द्रवों में क्या होते हैं, कणों के बीच में जगह होती है। बी वाले चित्र में आप देखोगे तो यहाँ पर आपको दिखेंगे कि जो कण हैं वो कण जो हैं थोड़े से दूर है ना। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा, देख सकते हो आप,
कि ये जो कण है, ठोस के कण हैं, ये तो एकदम पास पास हैं, और अगर जबकि देखा जाए तो ये जो द्रव के कण हैं ये थोड़े से दूर दूर हैं, और दूरी की वजह से क्या होते हैं, द्रव के कण आपस में गति कर सकते हैं, इधर उधर आ जा सकते हैं। आपने देखा होगा ठोस को अपन हाथ से नहीं, हाथ ठोस पदार्थों में नहीं डाल सकते, लेकिन पानी में अपन हाथ अंदर डाल सकते हैं, ले जा सकते हैं, क्योंकि कण जो हैं ये दूर दूर हो जाते हैं, गति कर सकते हैं ये, क्योंकि इनके बीच में रिक्त स्थान होता है। आगे आप देखोगे तो नेक्स्ट वाले चित्र में आपको दिखाई देगा कि जो गैस के कण हैं, गुब्बारा है यहाँ पर एक, तो उसके अंदर गैस है, और गैस को आप पास से देखोगे तो गैस के कण बहुत दूर दूर होते हैं, ठीक है। तो किसी प्रकार से इधर उधर गति कर सकते हैं। जैसे वायु है तो वायु भी गैसों का मिश्रण है, तो गैसों के अंदर इसको वायु को डाल सकते हैं। तो जो गैसें होती हैं इनके कणों के बीच अत्यधिक स्थान होता है, इसलिए आसानी से इधर उधर गति कर सकते हैं, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। गैस अवस्था में कणों की गति नियमित और अत्यधिक तीव्र होती है। इस अनियमित गति के कारण ये कण आपस में एवं बर्तन की दीवारों से टकराते हैं, और बर्तन की दीवार पर गैस के कणों द्वारा प्रति इकाई क्षेत्र पर लगे बल के कारण गैस का दबाव बनता है, ठीक है। तो गैस का दबाव इसी प्रकार से बनता है, किसी पात्र में अगर गैसें हैं तो गैसों उस पात्र की जो दीवारें हैं वहाँ से टकरा कर जब वो कण वापस आते हैं तो उसी की वजह से जो होता है प्रेशर क्रिएट होता है, प्रेशर बनता है। तो इसमें आपने क्या जाना, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ठोस द्रव गैस इनमें से सबसे ज़्यादा अधिक दूर दूर कण किस अवस्था में होते हैं। तो गैसीय अवस्था में अगर आप देखोगे तो कण दूर दूर होते हैं, द्रव अवस्था में देखोगे तो कण थोड़े पास होते हैं, और ठोस अवस्था में देखोगे तो कण सबसे पास होते हैं, एकदम सटे हुए होते हैं, ठीक है। तो ये बात है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज यहीं तक, और आगे अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।